लिखो। लिखो। ये मुझे यहाँ चाय का कप सा दिखा। लिखो रे। हैं? धनात्मक वाला हो गया। नंबर 2 लिखो, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। ऋणात्मक अधिगम। नंबर 2 लिखो, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। यदि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान दो नंबर लगा के लिखना है, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। और उसमें लिखना है कि यदि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। हो गया? जैसे बताओ। जैसे हाँ 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 सही लिख रही। लिखो। जैसे क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो, पियर से ससुराल जाना। पहले 8 बजे उठना, फिर 4 बजे। पहले खाने के लिए चिल्लाना, अब बनाने के लिए चिल्लाना। ऐसे लिख लो, वॉलीबॉल खेलने के बाद फुटबॉल खेलना। वॉलीबॉल खेलने के बाद फुटबॉल खेलना। वॉलीबॉल खेलने के बाद फुटबॉल खेलना। वॉलीबॉल खेलने के बाद फुटबॉल खेलना होता है ना। जैसे आप मान लीजिए वॉलीबॉल खेल रहे हैं ना, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, और अब आज फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलने गए हैं, तो सामने से फुटबॉल आएगी ना, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको लात से मारना, आपकी वही आदत रहेगी। और किससे मार देंगे? हाथ से। या फिर फुटबॉल खेलने के बाद वॉलीबॉल खेल रहे हैं, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। अच्छा, यहां कार चलाने के बाद विदेश में कार चलाना। अपने यहां स्टीयरिंग इस तरफ होता है, ओवरटेक इस तरफ से किया जाता है। ओवरटेक अलग तरीके से किया जाता है ना अपने यहां। विदेश में स्टीयरिंग दूसरी तरफ होता है और ओवरटेक भी दूसरी तरफ से किया जाता है। तो हमारा यहां का ड्राइवर जो जाएगा और वहां जाके गाड़ी चलाएगा, तो इस भरोसे वो ओवरटेक इधर से करेगा, बचीड़। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक देखो, पिछली बार क्या गजब का पूछ लिया। एक बालक होंडा की बाइक चलाने के बाद बजाज की बाइक चलाता है।
अब लड़कियों को नहीं पता लेकिन सीखना पड़ेगा। अब सवाल ही पूछ लिया। होता क्या है कि गियर देखा है ना आपने लड़कियों मोटरसाइकिल में, वो पांव नहीं देखा, एक इतना सा डंडा होता है जिस पर पांव रख के रखता है वो ड्राइवर, और इसको यूं यूं करता रहता है। मुझे लगता है उद्दीपक ज्यादा परिवर्तित हो गया। अब वो ड्राइवर क्या करेगा, देखो होंडा वाली जो गाड़ी आती है ना, होंडा की, उसमें जो गियर होते हैं ना वो पीछे डलते हैं, ठीक है। और होंडा की पूरे दिन चलाई आपने, 5-7 दिन, महीने 2 महीने चलाई, उसके बाद अचानक से बजाज वाली बाइक आपके हाथ लगी, अब उसके गियर आगे डलेंगे, तो आप गियर डालने की बजाय गियर को निकाल दोगे। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये अधिगम स्थानांतरण में क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। बात समझ रहे? एक शिक्षक से पढ़ने के बाद वही विषय दूसरे शिक्षक से पढ़ना, अब वो क्या करेगा? बाधा उत्पन्न कर। लेकिन वो सब लोगों के लिए नहीं करता है, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, सबके लिए नहीं करता है, सबको फायदा ही करता है वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैली में बाधा उत्पन्न तो होती है। तो ये इस प्रकार के कई उदाहरण हो सकते हैं ना। नंबर 3 लिखो, सुनने। सुनने, छोरा उछल के पड़ा, मैंने कहा क्या हो गया? अब शर्मा रहा है। अब शर्माने से नहीं, पहले शर्माता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लिखो, सुनने अधिगम स्थानांतरण। सुनने अधिगम स्थानांतरण क्या? कल क्या था? अरे रहने दो यार, पर्सनली पूछ लेना इसे। हाँ, सबके सामने क्यों? आपके जाने के बाद हमने आपके बारे में कोई बात नहीं की थी कल, हैं? ग्रुप में फोटो भेज रहा था जीमने की। मुझे भेजी? किस में? यार मैंने देखी नहीं, तो मैंने तो वो मैसेज देखा, उसमें कहा इंस्टा बंद हो गया, मैंने कहा पाप कटा। उसके बाद देखा ही नहीं। हैं? लिखो, सुनने क्या होता है? एक परिस्थिति में सीख लिया, उसको दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायता कर रहा है और ना ही मतलब कोई प्रभाव नहीं डाल। लिखो, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में, दूसरी परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में ना सहायता उत्पन्न करे और ना ही बाधा उत्पन्न करे। ना तो सहायता उत्पन्न करे और ना ही बाधा उत्पन्न करे। ना ही बाधा उत्पन्न करे। जैसे, अब दो जवाब। किसने लिखा है कबीर के? तो ये मैं नहीं बताया क्या है? नहीं बताया? अच्छा, एक सवाल पूछता हूं। तो एक बालक कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करने में कोई फर्क महसूस नहीं कर पा रहा है। सुन, एक बालक कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करने में सहायता महसूस कर रहा है। एक बालक कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करने में बाधा महसूस कर रहा है। तीनों हो जाएगा ना? परिस्थिति संभालनी है ना, वहां पर स्थिति संभालनी है। यहां पर सुनने का मतलब है कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे लिखो,
रीट की कोचिंग करने के बाद, रीट कोचिंग कर रहे हो ना, देखो रीट की कोचिंग करने के बाद रीट की कोचिंग करने के बाद जालोरी गेट पर पानी पतासी का ठेला लगाना। हाँ लिखना है तो, जालोरी गेट पर पानी पतासी का ठेला लगाना। पटवारी में तो कुछ भी कर सकता है, वो थोड़ी बहुत सहायता भी कर सकता है, राजस्थान का इतिहास वहां भी काम आता है, लेकिन इसमें बताओ कोई काम नहीं आएगा क्या? हाँ वहां तो धनात्मक हो जाएगा वो, जब पटवारी की कोचिंग करोगे तो यहां पर ना तो सहायता करेगा, वो नोट्स कहीं रखे हो बोले आपको याद हो कि नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मैटर हो गया, ये अलग मैटर हो गया, बिल्कुल अलग हो जाना। हाँ मनोविज्ञान तो फिर भी काम आ सकती है, दूसरे को समझ सकते हैं कि उद्दीपक आ रहा है, उद्दीपक को कैसे प्रेरित करना है पानी पतासी के लिए हैं? उद्दीपक, अच्छा एक उद्दीपक खड़ा कर लेंगे वहां। यार ऐसा तो कुछ भी कह सकते हो ना आप, कैसे ही निकाल सकते हो, लेकिन उदाहरण समझ में आना चाहिए आपको, ये था। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है। ये कबीर के दोहे वाला लिखवाना थोड़ी पड़ेगा, आप समझ जाएंगे आप, है ना, जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, आप तो ये मान लेना पहले वाली क्रिया में न तो सहायता कर रहा है न सहयोग कर रहा है, नहीं तटस्थ हो। तटस्थ का मतलब समझते हो ना, किनारे हो गया। जैसे आप दो दोस्त हो, एक दोस्त कहे कि यार कोई यदि मान लीजिए वो गलत कार्य करने की बात कही, वो कहे कि यार आज थोड़ी थोड़ी ले, थोड़ी थोड़ी पी ले। दूसरा दोस्त कहे कि यार नहीं मैं नहीं पीऊंगा, वो कहेगा यार पीनी तो पड़ेगी, नहीं थोड़ी तो एक घूंट तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो तू घर कह देगा, घर वालों कह देगा। वो कहेगा देख न तो मैं लेऊंगा न मैं किसी को कहूंगा, तटस्थ हो जाता है। ना मैं ले कहूंगा और न मैं तुझे लेने के लिए कहूंगा कि भाई तू भी पी ले, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अलग हो गया हूं, उसे किनारा कर लिया है। मतलब क्या हो जाना, न प्रभाव सकारात्मक हो न प्रभाव नकारात्मक हो। यह एक अधिगम स्थानांतरण है। आ जाएगा, पूरे राजस्थान को आता है, कंप्लीट राजस्थान में जो मनोविज्ञान की तैयारी करता है ना, उसको सबसे पहला यही टॉपिक याद होता है। बहुत आसान टॉपिक, आजकल सवाल नहीं पूछते यहां से, आजकल इससे थोड़ा आगे बढ़ गया एग्जामिनर। और चूंकि ऋणात्मक अपने कोई काम का नहीं है ना, यदि पॉजिटिव तरीके से सोचे हम, तो क्या बच्चों के लिए ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहीं काम आता है क्या? क्या शून्य कहीं काम आता है क्या? कौन सा काम आता है? धनात्मक। इसलिए धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के और विशिष्ट प्रकार हो गए हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप लिखेंगे विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण, अलग से हेडिंग लगाएंगे, विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। विशिष्ट, अब तक तो थे ना सामान्यतः 3 प्रकार के हैं, अब विशिष्ट हिसाब से पढ़ेंगे। विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। अब मैं जितने भी अधिगम स्थानांतरण बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे धनात्मक होंगे। बात समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब ये धनात्मक का परिवार है। किसका परिवार है? धनात्मक। याद थोड़ी किया जाता है, वो तो हिचकी में किया जाता है ना। अब मैं पूछ रहा था, मैंने सोचा कोई किसी ने याद किया है, नहीं किया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण की। किसके पार्ट है ये? धनात्मक के पार्ट है। किसके पार्ट है? धनात्मक के। कौन कौन से होते हैं बताओ, देखिए मुझे। ये 4-5 पढ़ेंगे हम लोग, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, कौन सा होता है?
एक पक्षीय, जैसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, जैसे बहुपक्षीय है ना एक पक्षीय द्विपक्षीय, जैसे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, जैसे क्षैतिज का उल्टा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, या जिसे अनुदैर्ध्य भी कहते हैं ना, ऊर्ध्वाधर और अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण, ये 5 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं और इनमें से सवाल आएगा। यह सवाल कैसे आएगा, देखो कैसे हल करना है इसको। जैसे आपको सवाल वो ताजमहल वाला याद है क्या? आपको पूछे कि ताजमहल कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी भारत, कहां करके आओगे? आगरा। बात समझ रहे हो? यदि ये ऑप्शन में मिल रहे हैं ना तो इनको करना है, और नहीं मिल रहे हैं ना तो फिर धनात्मक को करना है। यदि धनात्मक और ये दोनों दे रखे हैं ना तो धनात्मक नहीं आएगा इनमें से। इसका मतलब धनात्मक जो सहायता करते हैं ना एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में, वो सहायता करने के तरीके भी अलग अलग है। वो तरीके पढ़ रहे हैं हम इनमें, जो सहायता करेंगे वो तरीके क्या है? अलग अलग है। जैसे देखो, सबसे पहले मैं 2 प्रकार के स्थानांतरण की बात करूंगा, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अच्छा, क्षैतिज को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल, और ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। पहले तो ये 2 मीनिंग सीखनी पड़ेंगे आपको। ये वर्टिकल एल है भाई, है ना? एक तो हॉरिजेंटल और एक क्या है? वर्टिकल है। क्या होता है हॉरिजेंटल? क्षैतिज। और वर्टिकल क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। आडोर उबो होता है कभी। देखो साइंस वाले तो जानते हैं, साइंस जिसने बायो रखा है ना, वो तो वर्टिकल का आर्ट, अनुप्रस्थ का आर्ट अलग अलग करते थे ना। हाँ, किसका कैसा काट किसका देखना है, जैसे तने का कौन सा काट देखना है आपको, वर्टिकल देखना है, हॉरिजॉन्टल। मैं समझाई दूं सीधा सीधा ही। ये जैसे ये मार्कर है ना, मान लीजिए मैं एक सरिया लेता हूं, इस बोर्ड के पैनल बोर्ड के ऊपर से चुभोता हूं और नीचे निकाल लेता हूं। ये मैंने इसके वर्टिकल तरीके से चुभोया है। यदि मैं एक सरिया लेता हूं और इसके यहां चुभोता हूं और वहां निकाल लेता हूं, ये मैंने इसके हॉरिजॉन्टल चुभोया है। ये जो मार्कर है ना, इस मार्कर में एक सुई लेता हूं, ऊपर से चुभोता हूं, नीचे निकालता हूं, वर्टिकल। यहां से यहां हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो स्थिति है ना, ये वर्टिकल, और ये स्थिति है ये हॉरिजॉन्टल। बात समझ गए ना? अब इसको हम किस में लेकर आ रहे हैं? सहायता करने में लेकर आ रहे हैं। देखिए यदि समान स्तर की, समान कठिनाई स्तर की विषय वस्तुएं एक दूसरे को सीखने में सहायता करती हो तो हॉरिजॉन्टल होता है। यदि समान कठिनाई स्तर की, मतलब जिनकी कठिनाई स्तर क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। जैसे एक विषय वस्तु ये, एक ये। विषय वस्तु का मतलब क्वेश्चन समझ सकते हैं, सब्जेक्ट समझ सकते हैं, क्लास समझ सकते हैं। बात समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ सकते हैं, एक सब्जेक्ट समझ सकते हैं आप लोग। जैसे ये आपने सीख लिया, ये सीखने के बाद ये इसमें सीखने में मदद कर रहा है, ये सीख लिया, ये सीखने के बाद इसमें मदद कर रहा है। बात समझ गए ना? यदि ऐसा सीखने में एक इनकी कठिनाई स्तर कैसी है? समान है, एक दूसरे को सहयोग कर रहा है, तो ऐसा क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, क्षैतिज कहलाएगा। यदि विषय वस्तुएं इस प्रकार से हैं, एक के बाद एक कठिन है, एक के बाद एक टफ होती जा रही है, 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से है। यदि एक विषय वस्तु को सीखने के बाद दूसरी विषय वस्तु सीखने में सहायता कर रही है, एक को सीखने के बाद दूसरी में क्या कर रही है? सहायता कर रही है, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाएगा? वर्टिकल कहलाएगा। बात समझ रहे? यदि एक बालक समान कठिनाई स्तर वाले एक विषय को सीखने के बाद दूसरे विषय को सीखने में सहायता महसूस कर रहा है, ध्यान रखना धनात्मक नहीं है, धनात्मक से भी आगे बढ़ के क्या हो गया है? कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया है। धनात्मक तो है ही है, सहायता तो कर ही रहा है, लेकिन वो कैसी सहायता कर रहा है? समान कठिनाई स्तर में। एक बालक जो 5वीं क्लास में पढ़ा था, वो पढ़ा हुआ उसके 6वीं क्लास में सीखने में मदद कर रहा है। देखो, एक से ऊपर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
एक अधिक कठिनाई स्तर वाली विषय वस्तु भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, अपने को कॉमन सेंस से समझना होगा। ये वर्टिकल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ये इतना तो वहां समझना पड़ेगा। जैसे एक बालक अंकगणित सीखने के बाद, भाई सामान्य गणित सीखने के बाद एडवांस मैथ सीख रहा है और सहायता कर रही है, तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल। समान विषय वस्तुएं सीख रहा है तो हॉरिजॉन्टल। अंतर समझ में आ गया ना दोनों में? ये दो प्रकार का अधिगम स्थानांतरण विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसके दो उदाहरण और हैं, इसी के उदाहरण माने जाते हैं। एक तो माना जाता है एक पक्षीय, क्या माना जाता है? एक पक्षीय। और इसी का एक उदाहरण माना जाता है अनुक्रमिक। अभी देखा था ना हमने थोड़ी देर पहले, एक पक्षीय और अनुक्रमिक। एक पक्षीय का मतलब तो होता है कि यदि एक विषय वस्तु सीखने के बाद यदि उसी प्रकार की विषय वस्तु का प्रयोग दैनिक जीवन में हो रहा है, मतलब वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण दूं, एक बालक जोड़ सीखने के बाद गुणा सीख रहा है, समान विषय वस्तुएं हैं, कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन एक बालक यदि मान लो विद्यालय में जोड़ सीख के आया कि 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, और घर आकर उसने देखा कि उसके वहां पर उसकी फ्रिज में 3 सेब पड़ी है और 2 सेब बाहर पड़ी है। यदि वो दोनों को मिलाता है और मिलाकर कहता है कि ये 5 हो गए हैं, तो बताओ उसने प्रयोग किसका किया है? जोड़ का ही किया है ना। लेकिन पहले जो कुछ सीख के आया वो उसको सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन केवल उसी क्षेत्र में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस प्रकार का कहलाता है एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, लेटरल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे? लेटरल ट्रांसफर। देखिए, ये अधिगम स्थानांतरण एक पक्षीय है ना, ये एक पक्षीय बताओ हॉरिजॉन्टल भी एक नहीं है, और ये हॉरिजॉन्टल धनात्मक भी एक नहीं है। पोता, बाप, दादा, तीनों ऑप्शन में हो ना, और ये कहे कि जोड़ का प्रयोग जोड़ में ही कर रहा है, गुणा का प्रयोग गुणा में ही कर रहा है, घटाव का प्रयोग घटाव में ही कर रहा है, तो पहले सही क्या हो जाएगा? एक पक्षी हो जाएगा। उसके बाद प्राथमिकता दे दोगे ना इनको, क्योंकि ये किसका उदाहरण है? ये हॉरिजॉन्टल का ही उदाहरण है। फिर आता है सीक्वेंशियल। देखिए, इसको भी समझिए। यहां पर ये विषय वस्तु इसको सहयोग कर रही है ना, ये विषय वस्तु इसको सहयोग कर सकती है, ये विषय वस्तु इसको सहयोग कर सकती है तो सभी समान स्तर की ना। क्या इनमें निश्चित क्रम के गुण का पालन किया जा रहा है? क्या नहीं किया जा रहा ना हॉरिजॉन्टल में? यदि ऐसी हॉरिजॉन्टल या ऐसा क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण जिसमें निश्चित क्रम के गुण का पालन किया जाए, वो बन जाता है अनुक्रमिक, सीक्वेंशियल। क्या बन जाएगा? सीक्वेंशियल। मतलब इसमें क्रम को लांग नहीं सकते हैं। यदि ये सीखने के बाद ये सीख रहा है, ये सीखने के बाद ये सीख रहा है, ये सीखने के बाद ये सीख रहा है, तब क्या कहलाएगा? सीक्वेंशियल। यदि होगा हॉरिजॉन्टली, लेकिन यदि निश्चित क्रम के गुण का पालन करता हो, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? अनुक्रमिक। उसके बाद क्षैतिज, और उसके बाद में धनात्मक। बात क्लियर है? ये किसके उदाहरण है? हॉरिजॉन्टल के उदाहरण। ये किसका है? वर्टिकल का है। यहां तक बात समझ में आ गई? एक और कौन सा बचा अलग से? द्विपक्षीय। अभी हमने देखे थे ना, एक पक्षीय हो गया, क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, अनुक्रमिक हो गया, और एक कौन सा बचा है? द्विपक्षीय। ये स्वतंत्र रहता है। ये कह रहा है कि ये एक विशेष ही बात कह रहा है। ये कह रहा है कि व्यक्ति के शरीर में एक पक्ष को यदि कोई अधिगम हो गया और वो स्वतः ही दूसरे पक्ष में हो जाए, बाइलेटरल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। और इसका आज तक एक ही उदाहरण मिला है एग्जामिनर को। यदि शरीर के एक पक्ष में आपको अधिगम स्थानांतरण हो गया और दूसरे पक्ष में वो स्वतः ही पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बाइलेटरल बोलते हैं। ये शरीर का एक पक्ष होता है, उस एक पक्ष में हो गया तो दूसरे पक्ष में अपने आप। कैसे? जैसे मान लो आपने हमेशा लिखावट की है दाएं हाथ से आपने लिखा है, लेकिन मान लो जरूरत पड़ी तो आप इस बाएं हाथ से भी कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या कभी इससे प्रैक्टिस की थी क्या आपने? बिना प्रैक्टिस वो चीजें इसमें स्थानांतरित हो गई है कि नहीं हो गई है? इसका मतलब ये इसमें जो सीखा वो इसको सीखने में सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये इस हाथ से भी तो आप लिख सकते हैं टूटा फूटा। ये कैसा होगा? बाइलेटरल होगा। बात समझ पा रहे हैं? आपने हमेशा एक पांव से कोई काम सीख लिया, मान लो ये कहा गया कि भाई इस पांव से वॉलीबॉल खेलना है,
आपने इस पाँव से सीख लिया, तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा तो इससे भी सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई एक पक्ष से कोई काम सीख लिया ना, वो दूसरे पक्ष से भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये अपने आप स्वतः ही होता है। ये क्या कहलाता है? बाइलेटरल कहलाता है। बात समझ आएंगे? तो 5 विशिष्ट प्रकार के अधिगम स्थानांतरण आपको ध्यान में रखने हैं। लिखो विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। नंबर 1 लिखो, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। ये रहा क्षैतिज। अब इसको समिस्तर, समिस्तर भी कह सकते हैं क्षैतिज को, समान स्तर है तो हिंदी में कुछ भी कहेंगे आप, तो क्षैतिज लिख लो। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। और इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? हॉरिजेंटल लर्निंग ट्रांसफर। हॉरिजेंटल लर्निंग ट्रांसफर। हॉरिजेंटल लर्निंग ट्रांसफर। लिखो, यदि समान कठिनाई स्तर वाली विषय वस्तुएं समान कठिनाई स्तर वाली विषय वस्तुएं एक दूसरे को सीखने में सहायता करें, एक दूसरे को सीखने में सहायता करें। हो गया? एक दूसरे को सीखने में सहायता करें, फुल स्टॉप लगा दो। और ये बॉक्स बना लो, छोटा सा बना लो कहीं साइड में, ध्यान में रहेगा कि भाई इनका कठिनाई स्तर कैसा है? समान है। नहीं मिला बॉक्स? ये इधर वाला ओरिजेंटल वाला। हो गया? फिर इसी में अगली लाइन लिखोगे, लिखो एक पक्षीय एवं अनुक्रमिक, एक पक्षीय एवं अनुक्रमिक कोमा लगा के लिखो, क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण के ही उदाहरण है। एक पक्षीय एवं अनुक्रमिक क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण के ही उदाहरण है। उदाहरण है। आजकल वो राकेश नहीं आ रहा है ना? हाँ, एग्जाम किसके दे रहा हो? एसएससी जीडी, एसएससी जीडी। इतने कितने के एग्जाम होते हैं? एसएससी जीडी। क्या बात कर रहे हो आप? एसटीसी या एसएससी?
SSC CGL, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल बनाया जाता है, उसका एग्जाम 20-25 दिन चलता है। नहीं नहीं, एक आदमी एग्जाम 20-25 दिन थोड़ी देता है। तो यार मैंने सोचा यार नया तरीका कौन सा ले आए आप लोग। तो राकेश तो एक ही है ना, एक वचन ही एक है ना, एक और है। नहीं मैं यहां वाले की बात कर रहा हूं, यहां वाला दिखता नहीं है, वो कोर कमेटी में है लेकिन अकेला ही है। आपने वो पूरी कमेटी बना रखी है। फिटकाशनी है ना, ये राकेश तो फिटकाशनी का है। हाँ ये तो बीकानेर का है। फिटकाशनी अलग होती है। फिटकाशनी है ना, या नजदीक में गांव फिटकाशनी। जोधपुर के नहीं होगे तुम? कितने लोग हैं जोधपुर के? थोड़े ये जोधपुर के था ना। अच्छा फड़ौदी अलग हो गया ना जोधपुर से। चलिए मैं लिखो लिखो, कहां तक कर लिया था? क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण के ही उदाहरण है, ऐसे लिख लिया था। फिर अगला लिखो, अगला बिंदु लगा के, एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, लेटरल। एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, इसमें लिखो आप में से पीजी कौन कौन कर चुका है? पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम? 1 2 3, केवल 4-5 लोग हैं ना। अभी तो बीए ही चल रही है, छोटे छोटे छोरे हो तो अभी 2-4 साल पढ़ना था, मजा आनंद लेना था कॉलेज में, पीजी करके फिर आते अनुभव लेके पूरा हैं। घना ही ले लिया, क्या कर लिया जीवन में? क्या घना ही ले लिया? कब ले लिया? अच्छा बड़े भाइयों ने पहले ले लिया इसलिए अपने पास मौका नहीं है, संभालना है उन मजों का ना। नहीं मतलब बहुत ऐसा लग रहा है जैसे वो गैर अनुभवी आदमी हो आप। वैसे बहुत फिर भी थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा। सेकंड ग्रेड वाले जो है ना उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं। अच्छा आरएस वाले बैच में जाओ, आरएस वाले बैच वाले छोरे ये 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में अता तक छोटा 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 इतना उंदरा जाता था, काचा काचा टापर। मतलब क्या जीवन में क्या करेंगे? आज ही इतना लोड ले लिया तो कब जिएंगे जीवन को? फिर आरएस बनने के बाद तो कुछ नहीं है। आरएस बनने के बाद 24 घंटे की नौकरी है, कुछ भी नहीं है। किसी भी समय किसी भी वक्त फोन आ सकता है, चाहे अगला किसी भी स्थिति में हो, आना पड़ेगा। लिखो हाँ हाँ, आरएस बहुत, जितना ऊपर बढ़ते जाओगे ना उतनी मुश्किल नौकरी, जितनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी उतनी मुश्किल नौकरी। सबसे राजाना नौकरी दुनिया की ग्रेड 3 की है। बेरोजगारी बता। नहीं मैं तो कह रहा हूं मतलब तालाब में, नाडियों में अलग अलग जगह स्कूल होते हैं, अपने आराम से मस्ती से बैठे रहो। हाँ और बच्चे क्या, सरकारी स्कूल के बच्चे क्या बच्चे होते हैं यार, कितनी सेवा करते हैं छोरे वो। यदि एक बच्चे के हाथ से आपने पानी पी लिया, उसको लगेगा कि आज मैंने शिव जी को दूध पिला दिया है। इतना खुश होता है वो बच्चा, जैसे साक्षात रूप से शिव जी ने दूध पी लिया, आज मेरे से पानी मंगवाया और मेरे हाथ से पानी पिया आज।
बहुत खुश होगा वो बच्चा। कितने अच्छे, कितने प्यारे बच्चे होते हैं। लिखो, कहां लिख लिया? एक पक्षीय है, इसमें लिखो एक पक्षीय में लिखो। लेटरल लिख लेना इंग्लिश में, लेटरल, LATERAL, लेटरल लिखो। यदि एक कौशल को सीखने के बाद उसी कौशल का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में कर लिया जाए। यदि एक कौशल को सीखने के बाद उसी कौशल का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में कर लिया जाए। जैसे जैसे स्कूल में जोड़ सीखने के बाद जैसे स्कूल में जोड़ सीखने के बाद स्कूल में जोड़ सीखने के बाद घर में आकर उसका प्रयोग करना। जैसे स्कूल में जोड़ सीखने के बाद, जोड़ मतलब योग, जोड़ सीखने के बाद घर में आकर उसका प्रयोग करना। अब बताएं इसका क्या उदाहरण पूछा गया, अभी थोड़े ही दिनों पहले पूछा गया था कि एक लड़की का नाम दिया कि राधिका स्कूल में जोड़ सीख के आई, फिर वो बाजार से सामान लाने गई तो उसने, दुकानदार ने राधिका को 20 रुपए कम दे दिए और वह पुनः उस दुकानदार के पास जाकर कहती है कि आपने मुझे 20 रुपए कम दे दिए। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? देखो, है तो पॉजिटिव, है तो धनात्मक, फिर धनात्मक में कौन सा है? क्षैतिज है। याद रखना, क्षैतिज है कि नहीं, ओरिजेंटल, क्योंकि जोड़ का ही प्रयोग किया जा रहा है। एक समान स्तर की विषय वस्तु यही है और उनमें भी केवल जोड़ का प्रयोग जोड़ में ही किया जा रहा है, माइनस में नहीं किया जा रहा है। उसने जो बिल बना के दिया ना, उस बिल को वो जोड़ के देख रही है कि बिल जोड़ तो इतना बना है और हमसे इतने पैसे ले लिए गए। इसका मतलब जोड़ में 20 रुपए कमा रहे हैं, तो वो वापस जाकर उसे कहती है। तो जोड़ का प्रयोग जोड़ ही क्षेत्र में कर रही है, तो वो कौन सा बन जाएगा? एक पक्षीय बन जाएगा। ध्यान रह जाएगा ना, लेटरल होगा। यदि लेटरल उसमें ऑप्शन में नहीं होता तो ओरिजेंटल होता, और ओरिजेंटल नहीं होता तो फिर धनात्मक होना ही था। लिखो अनुक्रमिक, अगला लिखो अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। सिक्वेंशियल, कैसे लिखेंगे रे? ऐसे धीरे धीरे बोल भाई। हाँ बोल, एक बोला था ना कोई, क्यू यू EN TAL। इनके कहने पर सही है भाई, मेरी गारंटी नहीं है, मुझे तो अटपटा सा लग रहा है। सही SQ, अब लिख लो तुम ऐसे सही, नहीं तो मैं दूसरे तरीके में लिख दूंगा फिर। पर लिख लिया ना, सही है ना? हाँ सही है। आई होगा तो फिर पहले कैसे कह रही थी? मैंने गूगल में देख लिया है।
हाँ, पहले कह रही थी कि मैंने गूगल में देख लिया, सही है। बताओ। मैंने कहा यार आई आई नहीं रहा इसमें। ये लो, लिख लो सिक्वेंशियल। हाँ लिख लो ऐसे लिख लो सिक्वेंशियल। घर जाके मीनिंग सीखते रहना। हो गया? लिखो, ऐसा अधिगम स्थानांतरण जिसमें विषय वस्तुओं के सीखने में निश्चित क्रम के गुण का पालन किया जाए। विषय वस्तुओं को सीखने में निश्चित क्रम के गुण का पालन किया जाए। क्रम के गुण का पालन किया जाए। हो गया? एक लिख लो ऊर्ध्वाधर। अगला क्या लिखना है? ऊर्ध्वाधर। ये दो तो उसके उदाहरण लिख रहे थे ना। द्विपक्षीय भी नहीं हुआ ना अभी, बाद में लिख लेंगे, पहले ऊर्ध्वाधर लिख लो। ऊर्ध्वाधर हम लोग क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर को? वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। ऊर्ध्वाधर दिखाऊं? ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर क्या होता है? देखो, यदि असमान कठिनाई स्तर वाली, समान नहीं है ना, यदि असमान कठिनाई स्तर वाली विषय वस्तुएं एक दूसरे को सीखने में सहायता करती है। यदि असमान कठिनाई स्तर वाली विषय वस्तुएं एक दूसरे को सीखने में सहायता करती है। जैसे 5वीं कक्षा का ज्ञान 6वीं कक्षा में काम आना। जैसे 5वीं कक्षा का ज्ञान 6वीं कक्षा में काम आना। हो गया? ये चिन्ह भी कहीं बना लेना थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर वाला। अब लिख लो द्विपार्श्वीय या द्विपक्षीय। बाइलेटरल। द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल।
लिखो, बालक के किसी एक अंग द्वारा सीखे गए कौशल का प्रयोग किसी, क्या लिखा आपने? बालक के किसी एक अंग द्वारा सीखे गए कौशल का प्रयोग दूसरे अंग में स्वतः स्थानांतरित हो जाना, दूसरे अंग में स्वतः स्थानांतरित हो जाना। स्थानांतरित हो जाना, जैसे एक हाथ से लिखना सीख जाने के बाद दूसरे हाथ से भी लिख लेना, दूसरे हाथ से भी लिख लेना। हो गया? यह था आपका अधिगम स्थानांतरण। अब एक बिंदु है, वो मैं पढ़ाता नहीं हूं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित कौन करता है? पाठ्यक्रम, वातावरण, शिक्षक की सिखाने की विधि, बालक की सीखने की रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व, सारी चीजें सब आगे पढ़ लेंगे। बुद्धि क्या होती है तो बुद्धि को खूब पढ़ लेंगे। व्यक्तित्व क्या होता है तो थोड़ा सा हल्का सा कॉमन सेंस तो लगा लेना। जैसे वो पूछेगा निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बालक से संबंधित नहीं है, बालक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए देगा बुद्धि, ऑप्शन बी देगा व्यक्तित्व, ऑप्शन सी देगा विषय वस्तु का स्वरूप, ऑप्शन डी देगा शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि, पढ़ाने की विधि। तो पढ़ाने की विधि किससे संबंधित नहीं है? बालक से संबंधित नहीं है, शिक्षक से संबंधित। या फिर ऐसा सवाल देगा कि कौन सा वातावरण का प्रभाव नहीं है, तो उस वातावरण में वो दे देगा भाई, जैसे मान लीजिए खेल का मैदान और स्कूल का वातावरण, ऐसे ऐसे कुछ दो चार वातावरण के लिख देगा और एक लिख देगा विषय वस्तु। तो आप समझ जाएंगे कि विषय वस्तु इससे संबंधित नहीं। बहुत रेयर केस में पूछता है सवाल, उसको ये लगे ना कि नहीं अधिगम का सवाल सही करवाना है बच्चों से, तब पूछता है, क्योंकि उसको सब सही करके आते हैं, कोई विशेष होता ही नहीं है उसमें। फिर भी टॉपिक दे रखा है आपने अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक, तो वो बुद्धि, व्यक्तित्व सब जगह सम्मिलित होता रहेगा। ये यदि लिखना भी चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर आगे लिख लो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, हम स्वतः ही समझ जाएंगे, ऐसे लिख लो, ताकि आपके दिमाग में नहीं है कि टॉपिक पढ़ाया नहीं। अब अगली हेडिंग लगाओ। क्या लगानी है? अगली हेडिंग क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन।
लिखो, मोटिवेशन, हाँ बट नहीं, कठिनाइयाँ अलग है। मैं कठिनाइयाँ पढ़ाऊंगा मैं विशिष्ट बालकों में। कठिनाइयाँ तो अलग चीज है, कठिनाइयों का तो टॉपिक ही अलग है। और वहां से तो सवाल आएगा, वहां से सवाल आएगा। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्पेजिया नाम सुना है ना, वो अलग चीज है, वो पढ़ाऊंगा। वो क्या कि सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने उनको ले रखा है जो विशिष्ट प्रकार के बालक है ना, उस जगह ले रखा है। तो वहां विशिष्ट प्रकार की तो एक, अधिगम में कठिनाई वाले जो बालक है वो भी तो एक विशिष्ट प्रकार के बालक हो गए कि नहीं हो गए। जैसे मंदबुद्धि है, जैसे सृजनशील बालक है, वैसे अधिगम में कठिनाई वाले बालक भी तो एक विशिष्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो मैं उनको उनके साथ में ले लेता हूं। लिखो, अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द, अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मूवर से बना है। कौन सी भाषा से बना है, किस से बना है? मूवर शब्द से बना है। मोटिवेशन के तो किससे बना है? शब्द पूछे तो कौन सा? मूवर। और यदि धातु पूछे तो, धातु पूछे तो बना है मोटम से। शब्द अलग है और धातु अलग है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है गति करना, गति करना, आगे बढ़ना, ओब्लिक लगा के लिखते जाना ना, अग्रसर होना आदि आदि। हो गया आदि। परिभाषा लिखो एक, अच्छा मैं आपको एक दो सवाल बताऊं क्या अधिगम के? आप कह रहे थे सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं। एक दो सवाल बताऊं ना, ये कमेंट भी दिखाओ, आप कमेंट भी करना। पहले फेंकना नहीं है ना, जवाब हाथ खड़े करके ही देना है, फेंके उसका ध्यान रखना भाई। ऑनलाइन वालों तुम भी सतर्क हो जाओ। अधिगम के सवाल कैसे आते हैं? अच्छा जो भी सवाल बताए जाएंगे वो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, इसका मतलब हिलोरे नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता तीनों है उनमें, एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो देखिए, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है, कोई समस्या नहीं है ना? है फेंकना तो है ही नहीं, वैसे फेंकना नहीं है ना। कौन है? चलिए मैं कहूं वही फेंकना है, सभी नहीं फेंकने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले तो पढ़ना सही है। क्या दे रखा है? सत्य दे रखा है, क्या सत्य दे रखा है? गलती खुद करते बैठते हैं, फिर इल्जाम पूरी दुनिया में टीचर पर लगाते हुए घूमते हैं। सत्य है, एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
ट्रक में डाल के ले जा सकते हो तालाब तक। तो घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। घोड़े सब कुछ का मतलब गोली भी निकाल जा सकती है, उसे तलवार से काटा जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आते हैं। ये 2011 में आए थे। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे? ये लो प्रलोभन का नियम। ये 13 वाला देख लो, तो आगे बढ़ रहे हैं ना हम। ज्ञान और अभिवर्ति की प्राप्ति अधिगम है। एक छोड़ दिया ना, जानबूझ के छोड़ा है वो, कि आप जैसे जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं नहीं क्रो एंड क्रो ने तो आदत भी कहा था, तो आदत जरूरी नहीं अगला अकेला ही दे सकता था। अगला इतना लिख सकता था, अभिवर्तियों का अर्जन, मैंने अर्जन लिखा दिया, आपने प्राप्ति पढ़ लिया, यहां अंतर ये हो गया। ठीक है, कौन हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। समस्या है क्या कोई? थोंडाई को कहां ले जाऊं? उद्दीपन अनुक्रिया में ले जाऊं क्या? वेरी गुड। पावलो को, क्लार्क हल को और कॉलर को पहले में डी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दूसरे में ए, कौन सा हो जाएगा? ये हो गया। बस कितने आसान आसान सवाल आ रहे हैं, छोड़ो फालतू में इल्जाम लगा रहे हो तुम। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। पहले क्या होगा? आवाज बंद रखिए, मैं पूछूंगा, हाथ खड़ा करवाऊंगा। ऑप्शन ए पे सहमत कौन है? पहले समझ लो इसको, आराम से पढ़ लो एक बार। तैयार है? वेरी गुड। ऑप्शन ए, कोर कमेटी का भी ध्यान चाहता हूं। बेटा इसे ही अनुबंधन कहते हैं। यह अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्थापित किया गया अनुबंधन है, पावलोव है। हाँ। देख लिया? ऑप्शन ए कोई नहीं है। आप हो सोच रहे हो ना, हाथ खड़ा करो आराम से, डरते क्यों है? लेकिन पीछे एक बार मुड़ के देख लेना। ऑप्शन बी, एक जगह सहमत होना नहीं, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। पढ़ा दिया है मैंने, पढ़ाने से पहले सवाल गलत करो कोई बात नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप डी में और आप ए में, दो लोगों में समस्या रही। इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी रही 99%। 100 से ज्यादा है नहीं है, 99% एक्यूरेसी रही है सिखाने की। या तो वो आए नहीं होंगे उस दिन, नहीं आए थे ना, हाँ तब मामला गड़बड़ हो गया। आप आए थे ना, अधिगम के सोपान बताए थे मैंने, अधिगम के सोपान चरण। अब उसको इसमें नाम क्या दे दिया? कड़ी दे दिया। अब इसकी इतनी गलती मेरी नहीं है, ये गलती एग्जामिनर की है। और फिर मैंने बताया सबसे पहले जब तक नहीं सीखेगा जब तक आवश्यकता नहीं होगी, और आवश्यकता होगी तो अभिप्रेरणा आएगी, अभिप्रेरणा आएगी तो अभिप्रेरणा को अब इसने प्रेरक लिख दिया। ठीक है, प्रेरक के बाद क्या तय करेगा? लक्ष्य, लक्ष्य के बाद समायोजन। ये परिवर्तन कैसा है? व्यवहार में परिवर्तन है। ये तो समझना पड़ेगा, दावा नहीं कर सकते मैं एग्जामिनर से कि आपने यहां नहीं लिखा व्यवहार में परिवर्तन। बात समझ गए? तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। कौन सा अधिगम का निर्मितवादी उपागम है? कौन सा? देखना, पहले पढ़ रहा हूं मैं, बताना नहीं है आपको। छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है,
छात्र को नवीन सूचना दे दी आपने, वो बार बार दोहराता करेगा और याद करेगा। छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिससे वह सच मानता है से विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है, विरोधाभासी हो तो नहीं सीखता है। इस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने सीख रखा है ना कि अधिगम के चरण 5 है और आप उसे सही मान रहे हो, और मैं आके 6 बताऊंगा ना, नहीं सीखोगे आप, नहीं मानोगे। छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर सूचना, नवीन सूचना देगा, बैठा रहता है, बोले ये जाने ना इसका काम जाने, यही पढ़ाएगा मैं तो। जैसे बहुत सारे आजकल बेरोजगार बैठे हैं ना, एकल बेरोजगार, एकल बेरोजगार समझते हैं ना आप? हाँ, जो विवाहित नहीं है, हाँ, वो बेरोजगार लड़के बैठे हैं। उन्हें पूछे ना आज की टाइम में 20-22 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का हो गया, बोले क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, बैठा हूं, इंतजार कर रहा है। जैसे इन तो बीननी वो बाप ही ले बनासी, मतलब वो ये नहीं कि मैं पढ़ लूं, पढ़ के तैयारी कर लूं तो कुछ हो जाए मेरा। ऐसे ही क्लास में आके चुपचाप बैठ जाना, बोले शिक्षक जाने, शिक्षक का काम जाने। वही अपने तो विशिष्ट प्रकरण, विशिष्ट प्रकार का तरीका बताएगा और बताएगा। ऑप्शन ए कोई नहीं है, ऑप्शन बी, सी, डी, सी में हो गया तो बी में सीधा सीधा दिख रहा है ना। नवीन सूचना को विस्तार से क्या करता है? विश्लेषित, व्याख्या करता है उसकी और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। क्या हो गया? ऑप्शन बी। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? 2017 का भी है भैया, आप कह रहे थे 2011 में आता है। सूझ किसने दिया? कोई समस्या? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानता है? ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है ना? लेव वाइगोत्स्की मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी बताया ना, सामाजिक निर्मितवाद का जनक कौन है? वाइगोत्स्की। उससे भी सीख सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा? सामाजिक। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़ना है ढंग से, सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। स्थायी अंतर, अंतर ये इंटर से आया है, एक से दूसरे में। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। बताओ, देखिए, अधिगम वातावरण से प्राप्त किया जाता है। अधिगम की जो प्रोसेस है ना, सीखने वाली मशीन जो है, वो मशीन जन्मजात है, मतलब एक स्वाभाविक होता है। लेकिन अधिगम कैसे प्राप्त किया जाता है? अपेक्षाकृत रूप से स्थायी हो गया। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है और अधिगम एक जन्मजात नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है। कौन नहीं है? ब्रूनर नहीं है। हो गया? कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। रुको एक बार, पढ़ लो इसको ढंग से, पढ़ लो, देखें सूचना है। ऑप्शन ए, हाथ खड़े करो। ऑप्शन बी, सी, डी, बाकी बड़े ऑप्शन कौन सा सही है?
अरे बावड़े मिनखों, मैंने बताया था अनुकरण करने के 4 सोपान। पहला बताया था अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। दूसरा बताया था धारण करना। तीसरा बताया था पुनः प्रस्तुतिकरण। चौथा बताया था अभिप्रेरणा। बताओ क्या रहता? अवधानात्मक है कि नहीं है? उन 4 सोपानों में से धारणात्मक है, अभिप्रेरणात्मक। अब यार अगला आगे आत्मक लगा देगा, उसकी मेरी गारंटी नहीं है। यही तो कॉमन सेंस है ना, तभी तो आईक्यू काम आती है। अब अगले ने वहां नहीं लिखा आपको कि चरण कितने, सोपान कितने, तो आप नहीं करके आओगे। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखो सीधा सीधा लिखाया हुआ था और फिर भी गलत कर दिया आपने। केवल 10 लोगों ने सही किया, केवल 10 लोगों ने सही किया ना। अनुभव से कोई लेना देना नहीं है उसको। क्या प्रक्रिया में अनुभव से लेना देना था क्या? अवलोकन में। ऐसे सवाल होते हैं जो क्या देंगे? सिलेक्शन देंगे। और मास्टरों को क्या देंगे? गालियां। आप ये सवाल गलत करके आओ ना, मास्टरों को आके गालियां दो, बोले उसने अवदान लिखाया था, अवदानात्मक नहीं लिखाया था, नहीं तो मैं सही कर देता। वहां पर उसने सोपान लिखा दिए थे, वहां पर उसकी प्रक्रिया नहीं लिखाई थी। समझ गए ना? क्या करूंगा मैं तुम्हारा? विगत अधिगम द्वारा, विगत मतलब लेरला, पुट है ना, लारलो, हाँ पिछला। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण। उदाहरण के तौर पर एक योग द्वारा गुणा में सहायता करना, एक योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभी अभी बताया मैंने। अब सोच लो आराम से। सोच लो एक बार आराम से। तैयार हो गया? ऑप्शन ए। समय तो जाना नहीं, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं, तो हाथ नीचे रख लेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वेरी गुड। पहले तो ये जो ऑप्शन सी किया ना, इन सबको उठा के बाहर फेंको, पीटो ढंग से। क्यों किया रे? क्यों किया है? अरे मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो है ही नहीं ना, ये तो कहा ना काम से। फिर मुझे बताओ, द्विपार्श्वीय है, एक हाथ से दूसरे हाथ को होना लिखवाया था अलग से? नहीं है ना। बच्चे कितने? उर्दूवादर में क्या होता है? एक क्लास का दूसरी क्लास, विषय वस्तु उसमें लिख के देगा एक स्तर से कठिन स्तर की होनी चाहिए। विषय वस्तु समान स्तर की नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक स्तर से कठिन स्तर की। गुणा, भाग, जोड़, बाकी चारों एक स्तर की है। चारों कैसी है? एक लेवल की है। इसका मतलब इसमें होगा हॉरिजेंटल, वर्टिकल तो नहीं होगा। और मुझे बताओ, हॉरिजेंटल नहीं दिया हुआ है तो अनुक्रमिक हॉरिजेंटल का ही तो उदाहरण है ना। एक के बाद क्रम से अगली क्या सीख रहा है? जोड़ के बाद क्या सीख रहा है? गुणा सीख रहा है। यही तो कह रहा नहीं है। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में, भाई ये जोड़ तो सीख ली है, अब ये जोड़ किस में प्रयोग कर रहा है? गुणा में कर रहा है। सीधा हॉरिजेंटल हो गया, और हॉरिजेंटल ऑप्शन में नहीं है। यदि हॉरिजेंटल दे देता ना तो भी अनुक्रमिक करते हम, क्योंकि क्रम से चल रहा है। अगले ने कहा उलझाना नहीं है इनको, सीधा सीधा इनको जवाब आ जाए, इसलिए उसने इसमें दिया ही नहीं हॉरिजेंटल। तो कौन सा रह गया अपने आप? दोबारा पढ़ना, जाके वीडियो को दोबारा देखना, नोट्स को देखना है जाके। कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, सही है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय यानी अवलोकनीय होता है। अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम को देखा जा सकता है क्या? अवलोकनीय होता है क्या? अनुमानित किया जा सकता है।
जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। देखो, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के बाद आपको संतुष्टि सेटिस्फिकेशन होगा उनको बालक सीख लेगा, क्योंकि पिछली क्रिया का प्रभाव कौन सा हो जाएगा। कोई डाउट थोड़ी है इसमें। नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार को कम करता है। वांछनीय व्यवहार कम करता है, अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। बताओ देखें। ऑप्शन ए, हाँ ऑनलाइन वालों इसमें बताओ तुम। ऑप्शन ए, एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, एक आदमी है। ऑप्शन बी, आप ही हो ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है, कितने लोग हैं, 10-15 लोग हैं। ऑप्शन सी, सी में 15 लोग हैं। हाँ। डी, डी में भी है 10-15 लोग। बाकी वाले, बाकी वाले, बाकी वालों को समझ में नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि आपके लिए यदि शहीद भी हो जाऊं ना मैं, तो भी मनोविज्ञान नहीं सीखोगे तुम। मैंने पुनर्बलन को पढ़ाते हुए आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था, पुनर्बलन कभी भी कम नहीं करता है। पुनर्बलन वह होगा जो क्रिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्रिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक लाइन से दो बातें कट गई। व्यवहार मतलब अनुक्रिया, व्यवहार मतलब क्या है, अनुक्रिया, कार्य। कभी भी कार्य को कम नहीं करेगा, चाहे पुनर्बलन कोई सा भी हो। अनुक्रिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मुझे बताओ, अनुक्रिया कौन सी अच्छी कौन सी करनी चाहिए जो वांछनीय है। कौन सी होनी है, वांछनीय। वांछनीय यानी जो समाज के लिए उपयुक्त है। वांछनीय यानी जिसकी हमें जरूरत है, हमारे लिए उपयोगी है। बताओ, हमेशा पुनर्बलन किस लिए दिया जाता है आपको, जो वांछनीय क्रियाओं उनको बढ़ाएं इसीलिए तो दिया जाता है ना, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। ये नकारात्मक नाम लिखे तो केवल कंफ्यूज कर रहा है आपको। ये इतना लिख देता ना पुनर्बलन क्या करता है, तो भी सेम बात थी। अब बताओ, ये अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन देते हैं क्या आपको। आपको कहते हैं कि बेटा जा तू हुक्का पी, चिल्लम पी और मजे कर, तू तो है ना वो ताश पत्ती खेल, 3 पत्ती खेल और पूरे गेम खेल ऑनलाइन, सारे के सारे सबको बर्बाद कर डाल, मार दे, काट दे, पीट दे, सबको गोलियां मार दे। ये अवांछनीय व्यवहार है। पुनर्बलन इसलिए दिया जाता है कि और ऐसा करोगे तो आपको पीठ थपथपाई जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा करके आए। पीठ थपथपाई जाएगी क्या, तो कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हो तुम लोग। ये कम करने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, कम तो करेगा ही नहीं व्यवहार। तो यहां तो पढ़ना ही नहीं है कि वांछनीय है क्या वांछनीय है, तो ये भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, संख्या बता दूंगा इनको, संख्या बताऊंगा आपको। सही सवाल कितने लोगों ने किया है, एक ने। इतना चिल्लाने के बाद, अरे क्या समझ बैठे आप, क्या समझ बैठे थे आप। आपने घर जाके पुनर्बलन वापस नहीं देखा क्या। स्वामणी में जबानी ओसाण को नहीं, जिम्बा में ओसाण को नहीं, जना दो। सकारात्मक नकार क्यों, सकारात्मक नकारात्मक में कह के गया था, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों का काम क्या होता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि दंड देखो, दंड बालक को आगे लगे डंडा दिलवाया था और मैंने ये कहा था कि वह कोई भी प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, पुनर्बलन नहीं होता है जो क्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। क्रिया की दर को तो क्या करना चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए। पुनर्बलक वही होता है जो क्रिया की दर को तो क्या करेगा, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो कम तो करेगा ही नहीं, कम नहीं करेगा तो दो तो खत्म हो गए थे यहीं पर। और फिर गलत कार्यों को बढ़ावा कोई सा भी पुनर्बलन नहीं देता है, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, हमेशा सही कार्यों को ही आगे बढ़ाता है। देखो, ये एक ने सही किया, ऑनलाइन वाले तो पता नहीं बाद में किया गया।
अब आगे वाला सवाल गलत हो गया ना, कूद के अंदर आ जाऊंगा मैं बीच में आपके। अधिगम को प्रभावित करने वाला, अब समझ लेना, कॉमन सेंस अब लगाना। तैयार हो? कह रहा है सर पुनर्विलन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो दोबारा, आपको क्या लगा एक बार में हो जाएगा? आदमी को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, मिनट 2 मिनट में ही काम हो जाता तो कोई भी नौकरी लग जाता ना। देखो देखें, हाँ ऑप्शन ए, हाथ खड़े करो, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा, 2 लोग। ऑप्शन सी, 2 लोग। ऑप्शन डी, मैं खुश हूं कि कोर कमेटी मेरे साथ है। देखो रे, समझो रे छोरो, 2-4 लोगों तुम समझो। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। संचार के साधन, संचार के साधन मतलब टीवी, रेडियो, टेलीफोन। यदि बालक को प्रभावित कर रहे हैं तो दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुद प्रभावित कर रहा है क्या? दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। समवयस्क, समूह, समवयस्क मतलब आपसी टाबर, संगति। संगति में भी खुद प्रभावित थोड़ी हो रहा है, दूसरे लोग प्रभावित कर रहे हैं। अध्यापक भी तो दूसरा ही है ना उसके लिए तो। और परिपक्वता और आयु, ये उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है। उसकी खुद की परिपक्वता और आयु उसे क्या करती है? प्रभावित करे, तो वह इसका व्यक्तिगत कारक है। कौन सा कारक है? व्यक्तिगत कारक है। ये बाकी व्यक्तिगत नहीं है। जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगम स्थानांतरण के उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। द्विपार्श्वीय। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार, देखना जवाब देना है ना हाथ खड़ा करके। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तैयार है ना? थोड़ा टाइम दूं। 20 में तो सी है, लेकिन 21 में आने दो ऑनलाइन वालों। अब तो तैयार है। ऑप्शन ए, हाथ खड़ा करो जोर से। 1। ऑप्शन बी, देख लो, सोच लो, नहीं है कोई भी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ, डी वाले हाथ खड़ा करो। डी वालों को खड़ा करके पीटो। देखो ये गलती हो गई है एग्जामिनर से। उस एग्जामिनर ने परिस्थितियां लिख दी है यहां। ये सोपान है किसके? अनुकरण के। पहला कौन सा है? अवधान। सबसे पहले बालक क्या करेगा? ध्यान केंद्रित करेगा। क्या करेगा तो बताओ? ये गया ना, एक तो गया। अवधान। अवधान के बाद क्या करेगा? धारण करेगा। बताओ ये भी गया ना। उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण। अच्छा, पुनः प्रस्तुतिकरण को पुनः उत्पादन कह दिया है इसने। एक ही बात है, पुनरुत्पादन। अब आपको समझना संधि, इसलिए हिंदी आती है साथ में कि भाई समझ जाओ आप लोग। बताओ ये भी गया ना। और लास्ट में क्या? अनुप्रेरणा। अब इसको वहां तो मोटिवेशन ही लिखा हुआ है, हिंदी वर्जन किया है उसने अनुप्रेरणा, वो समझना है आपको। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को, ये अभी आपके काम का नहीं है तो अधिगम का ही, लेकिन हम पढ़ेंगे बाल विकास में। इसको इंटरनल स्पीच नाम दिया है, आंतरिक संभाषण नाम दिया है, प्राइवेट संवाद नाम दिया है इसको। कौन सा सिद्धांत परिणाम, साइलेंट रहना है ना, ओरिजिनल सवाल है ये। कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? हाथ खड़े करवाऊंगा मैं।
कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तैयार? ऑप्शन ए, वेरी गुड, 20 लोग। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बाकी वाले छोड़ के आएंगे क्या? ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक सीखना। यह परिणाम है पुनर्वलन। परिणाम क्या है? पुनर्वलन। अब बताओ देखें। अरे पुनर्वलन की बात ही कौन करता है रे? एक शब्द में बताया मैंने आपको पुनर्वलन, स्किनर। परिणाम से सीखेगा, परिणाम नहीं देगा तो नहीं सीखेगा, रिजल्ट से सीखेगा। देखो स्किनर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कह रहा है कि एक सही किया ना तब जाके परिणाम के रूप में उसे दूसरा अगला भी मिल गया है। फ्रेम मिला था कि नहीं मिला था? अंतर्दृष्टि हो जाएगा, ये सॉरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। वेरी गुड। इवान पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत निम्न के द्वारा समझाता है। साइलेंट रहना और जवाब देना। तैयार हो? वेरी गुड। ऑप्शन ए, अब की बार सबको सहमत होना है भाई, नहीं तो अब लास्ट क्वेश्चन है, मैं फिर अब की बार तो पक्का ही मुझे कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपका। ऑप्शन ए कोई नहीं है। ऑप्शन बी आधे लोग हैं। ऑप्शन सी बहुत अच्छा, कितने लोग हो तुम? 40%। ऑप्शन डी एक आदमी। अब मुझे कोर कमेटी सोच के बताएगी इन 40% लोगों को क्या सजा दी जाए। इन्हें कैच कर लिया जाए या छोड़ दिया जाए? हैं? अब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, कॉपी में। कंफ्यूज हो गए क्या? देखो अंतर्दृष्टि कोहलर का है, किसका है? दूसरे तरीके से चलो, अनुकरण की बात बांडुरा करता है, मैंने कहीं नाम नहीं लिया इसमें कि अनुकरण करता है। पुनर्वलन की बात स्किनर करता है, सीधा ये बच गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर सीखना साहचर्य कहलाता है। साहचर्य को ही हम लोग अनुबंधन कहते हैं। साहचर्य, अरे कुत्ते की लार को भोजन की बजाय किससे जोड़ दिया? बताओ मुझे, साहचर्य वाक नहीं वाक, कुत्ते को घंटी बजते ही लार आई कि नहीं आई? वो उसको साहचर्य, आपको साहचर्य हो गया ना, इधर से ताली बजते ही आप ताली बजाने लग गए। ये साहचर्य ही तो है कि आपको ताली कब बजानी है, जोड़कर सीख लिया आपने। अब एग्जामिनर को कहना पड़ेगा भाई मैंने जो कॉपी में लिखवाया है ना वही शब्द काम में ले तू, दूसरा मत ले। इसको एसोसिएशन लिखा हुआ था इंग्लिश में। अल्लाह माफ करे इनको, एक बार पास कर दे। अधिगम में पुरस्कार व दंड की व्यवस्था अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? बस जवाब हाथ खड़ा करके ही देना आपकी बार, एक बार और बंदूक निकालूंगा। ऑप्शन ए, सोचो, हाँ सोच लो, आराम से सोच लो। क्या आप कह रहे थे 2011 का प्रश्न है, ये 2022 का प्रश्न है। हाँ बताओ, देखें ऑप्शन ए, कोई नहीं। ऑप्शन ये फीमेल कोर कमेटी जवाब नहीं देती है, जवाब देना चाहिए।
ऑप्शन बी, हाथ खड़ा करो, हाँ एक आदमी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, गांधी जी के 4 बंदर कहां से आए? 3 तो थे। ना बोलो ना देखो ना सुनो, बस मस्त। अरे लिखवाया हुआ रहे, चिल्ला चिल्ला के लिखवाया रहे शेख महतो में कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड की व्यवस्था इसी सिद्धांत की देन है। और ये लाइन मैंने स्किनर में लिखवाई है, लिखवाई ना, बहुत उदाहरण दे दे के बताए हैं। हो गए ना, ये सवाल थे। लिखो, आगे लिखो। देखो मुझे भी एक स्टूडेंट कह रहा था, क्या नाम है आपका? हाँ किशन मुझे कह रहा था, मैं पूछा, मैंने कहा पिछली बार सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? हम क्या है कि वास्तव में अभी भी समझो, आपके पास वक्त है, समय है आपके पास। सवाल क्या आते हैं कि ये निश्चित सी बात है, मैं कई बार ज्ञान भी दे चुका हूं आपको, ज्यादा मैटर पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, कभी नहीं होता, फेल होता है ज्यादा मैटर पढ़ने वाला। कम मैटर को ज्यादा बार पढ़ने वाला सफल होता है, ज्यादा मैटर पढ़ने वाला कभी नहीं होता है। यदि आप 4 लोगों के पास अलग अलग चीजें पढ़ोगे, 4 प्रकार की किताबें एकत्रित करके ले आओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। मानता ही नहीं है, बोर्ड मानता ही नहीं है कि ऐसा आदमी मुझे चाहिए। वो कहता है गधा पचाई वाला नहीं चाहिए मुझे तो काम को समय से निकालने वाला चाहिए, कि शॉर्ट तरीके से काम को कौन निकाल दे। एक मैटर को यदि आप इसी मैटर को 10 बार पढ़ जाते हो ना, हर बार आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, हर बार नई चीज मिलेगी। एक भी सवाल अपना बाहर नहीं था, सिंगल सवाल आज तक अधिगम में पूछा गया, 2011 से लेकर 22 तक पहुंच गए हम, एक सिंगल सवाल एग्जाम में 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में बाहर नहीं था। बस कमजोरी अपनी ये रहती है कि हम लोग उसको पकड़ते नहीं है सही ढंग से। हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी पढ़ते रहते हैं, और कविता कह रही है कि सर ये मेरे सभी सही हुए हैं, एक मैंने किया नहीं है। ये कितने भी इसका उत्तर बताओ, बोली बता दिया है मैंने, तो कविता दोबारा देख लेना। समझ रहे हैं ना आप? एक मैटर को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं स्टूडेंट को समझाता हूं कि किताबें बाद में पूछना मुझे कि कौन सी पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो। ये तो एक ही याद नहीं है आपको, यही पता नहीं है कहां लिखा हुआ है पुरस्कार और दंड, पता ही नहीं आपको। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और पढ़ने लग जाओ, नहीं फेल हो जाओगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी फिर। अब नहीं करवाऊंगा मैं दोबारा पर्सनल, है? चलेंगे? अभी प्रेरणा में लिखो, लिखो गुड के अनुसार परिभाषाएं लिख रहे हैं 1-2। गुड के अनुसार, किसके अनुसार? गुड कौन है? मनोवैज्ञानिक है। लिखो अभिप्रेरणा व्यक्ति का वह आंतरिक बल है, अभिप्रेरणा व्यक्ति का वह आंतरिक बल है जो अभिप्रेरणा व्यक्ति का वह आंतरिक बल है जो उसे किसी कार्य को प्रारंभ करने, किसी कार्य को प्रारंभ करने जो उसे किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने
उसको जारी रखने एवं लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो, रिली एवं लेविस। रिली एवं लेविस। अच्छा मुझे बताओ, इसमें आपको एक भी सवाल में अभी तक जो आए ना, इसमें से लगा क्या कि हमें बहुत ज्यादा थ्योरी लिख लेनी चाहिए? एक सिंगल सवाल में लगा क्या कि यार बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी होती तो काम आती? जरूरत ही नहीं है मनोविज्ञान में थ्योरी की। मनोविज्ञान में शब्द का अर्थ समझ लेना ही महत्वपूर्ण है। बस एक शब्द का अर्थ समझ लिया ना, वही महत्वपूर्ण है। थ्योरी लिख भी लेते ना तो भी हम साहचर्य नहीं लिखते, अनुबंधन को लिख भी लेते ना, कितने चाहे कुत्ते को बोले कितनी बार लार टपकवाते ना हम, तो भी साहचर्य नहीं लिखते। समझ पा रहे ना? अच्छा हम कितनी भी थ्योरी लिख लेते हैं तो भी पुनर्बलन को हम परिणाम नहीं लिखते। वो तो कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो भाई जिसके 20 से ज्यादा सवाल सही हुए हैं ना 25 में से, वो सही स्टेज में है। अभी तो मैं आपको इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि अभी तक आप इनको रट नहीं पाए हैं, तैयार नहीं कर पाए हैं ना, इसलिए माफ कर रहा हूं। बाकी माफ करने का तरीका ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए इस हिसाब से आपको। लिखो, रिली एवं लेविस के अनुसार क्या लिखा है? लिखो, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने की, किसी कार्य को करने की बालक की वह आंतरिक शक्ति है। बालक की वह आंतरिक शक्ति है जिसे वह स्वयं उत्पन्न करता है, जिसे वह स्वयं उत्पन्न करता है। जिसे वह स्वयं उत्पन्न करता है। स्वयं मतलब खुद। एक लिखो, क्रेंच एवं क्रेंचफील्ड। क्रेंच एवं क्रेंचफील्ड। क्रेंच एवं क्रेंचफील्ड। लिखो, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। एक लिखो, स्किनर। स्किनर। लिखो, अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का, नहीं समझ में आया? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, नहीं आया समझ में? मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अब इसको हिंदी अनुवाद कर लो। मोटिवेशन
इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। सीखने का सुपर हाईवे, सबसे उत्कृष्ट राजमार्ग। उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, राजमार्ग मतलब तरीका, रास्ता, गेला, मार्ग। गेला नहीं, हाँ गेला जाने वाला, गेला अलग होता है, गेला अलग होता है। गेलो से कवाटी वाले है क्या छोरे? हाँ गेलो, गेलो कौन कौन जाना? गेलो, गेलो मतलब रस्तो। अगल बगल, था मार्ग, पागल, अरे वो गेला है, वो गेला यानी रास्ता है। गे के ऊपर एक मात्रा और गे के ऊपर दो मात्रा, फर्क है दोनों में, समझ रहे हो ना? नहीं समझो तो कोई मेरे फर्क नहीं पड़ता, नहीं आएगा सवाल। लिख लिया ना आपने? नेक्स्ट लाइन में लिखो अलग से, नेक्स्ट लाइन में लिखो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा नहीं नहीं, स्किनर तो पूरा हो गया, एक ऐसे लाइन लिखनी है। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ, अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कभी शराब पिया हुआ आदमी देखा क्या आपने? देखा है ना? एक शराब पीने के बाद एक व्यक्ति में विशेष प्रकार की एनर्जी डेवलप होती है कि नहीं होती है? विशेष प्रकार की एनर्जी डेवलप होती है। अब वो जो भी अगले 2-4-5 घंटों में काम करेगा वो एनर्जी तो करवाएगी ना, खुद तो वो एनर्जी आती है कि नहीं आती है? अच्छा, व्यक्ति में एक उसी प्रकार की एनर्जी आती है जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। शराब पीने से नहीं आएगी। देखो अब इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए पहली बात तो गुड क्या कहता है? गुड कहता है कि अभिप्रेरणा एक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है, दिखाई नहीं देती है। आप कहीं ढूंढने जाओगे, बोले तेरे अभिप्रेरणा कहाँ है, दिखा, दिखाई नहीं देगी। अभिप्रेरणा कैसा बल है? शक्ति, पावर, एनर्जी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक अवस्था, एक स्टेज है, कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है, दिखेगी नहीं, एक बल है, एक फोर्स है व्यक्ति में। अभिप्रेरणा, जैसे आदमी लड़ते हैं ना, लड़ते हैं आपस में, झगड़ते हैं ना, तो अचानक से वो एक मोटिवेट होता है कि नहीं होता है? लठेर मैं बताऊं तन, अचानक से वो मोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उसके अंदर जो फोर्स आई है ना, जो बल आया है ना, उस बल को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा बोलते हैं। बात समझ रहे हो? अभिप्रेरणा गुड कहता है कि व्यक्ति की वह आंतरिक बल है जो किसी भी कार्य को शुरू करने मतलब पीटना शुरू करना, जारी रखने मतलब पीटते ही जाना, और लक्ष्य तक पहुंचाने, जब तक मर नहीं जाए तब तक पीटना। यह असली मोटिवेट व्यक्ति के लक्षण होते हैं। रियल में यदि कोई मोटिवेशन है, मैं आगे बताऊंगा मोटिवेशन कई प्रकार का होता है, मैं ये कह रहा हूं गुड कह दिया। फिर रिली और लेविस क्या कहता है कि बालक की कार्य करने की आंतरिक क्षमता है। आंतरिक ये भी बाह्य नहीं बता रहा है, बाहर मोटिवेशन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आंतरिक क्षमता है जो कोई दूसरा उत्पन्न नहीं कर सकता है, बालक स्वयं ही उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, बालक यहां बैठा है, मैं यहां कहूंगा मैं तेरे लिए मोटिवेट हो जाता हूं, नहीं चलेगा काम। मोटिवेट किसको होना पड़ेगा? खुद को अपने अंदर जागना पड़ेगा। जैसे मैं कितना ही जोश और जुनून के साथ कहूं ना आपको,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप अपने अंदर वो मोटिवेशन नहीं लेकर आओगे। फिर दूसरी बात, अगला कौन है? क्रेंचफील्ड कहता है, क्रेंचफील्ड बोलता है कि हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, इस बात का जवाब यदि कोई देना, इस बात का जवाब क्या है? अभिप्रेरणा। क्योंकि हम उसके लिए क्या है? मोटिवेट है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी। लेकिन नौकरी के लिए मोटिवेट है तभी तो पढ़ रहे हैं ना। मोटिवेशन यदि मर गया ना, सब कुछ खत्म है। फिर कहोगे हमें पता ही नहीं था साहचर्य को अनुबंधन कहते हैं क्या। फिर इसके बाद में स्किनर तो बहुत बड़ी बात कहता है। मुझे लगता है स्किनर की इस बात को तो ताम्र पत्र में लिखवा कर लटका देना चाहिए, या चारों ओर लिखा हुआ जाना चाहिए। स्किनर की परिभाषा हर जगह लिखी हुई होनी चाहिए कि यदि आपको सीखना है ना, मतलब अधिगम करना है कुछ भी, यदि आपको सीखना है ना, तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें सबसे उत्तम जो रास्ता है ना, वो मोटिवेशन का है। आप किस रास्ते से चलिए? मोटिवेशन के रास्ते से चलिए। सीखने का सबसे अच्छा रास्ता मोटिवेशन। फिर आपने एक सामान्य अर्थ में लिखा है, कार्तिका रुक जा नहीं, मैं मोटिवेट कर दूंगा, नहीं डीमोटिवेट कर दूंगा। डीमोटिवेट ओनली पॉजिटिव सिचुएशन में यूज कर, नहीं मोटिवेशन टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद पूछना ही है सवाल। सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे हम उसके बाद में, क्योंकि बता दिया जाएगा। रुकिए आप लोग, मोटिवेशन जरूरी नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव क्षेत्र में भी हो यार। मैं अभी तो कह रहा था लड़ना और पीटना मारना, उसके लिए तो व्यक्ति मोटिवेट एक नहीं है, उसके लिए भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक लास्ट में आपने क्या लिखा है? व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था है, स्टेज है ये, जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। बात समझ गए क्या? सवाल पूछ लूं क्या सवाल? गलत जवाब दिया तो 5-7 गालियां निकालूंगा, ये माइक बंद करके, लाइव बंद करके, डंकी। सवाल दूं? फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं, जवाब सबको देना है। हाँ, अभिप्रेरणा है, फेंकना नहीं है, अभिप्रेरणा है। आगे वाले बंदरों पे मेरा पूरा निगाह है, मेरा पूरा ध्यान है। तैयार है? वेरी गुड। ऑप्शन ए, बहुत अच्छा, 2 लोग। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा, 2 लोग। ऑप्शन डी, ये पीछे वाली कमेटी कहां थी? आप ही को कह रहा हूं। ऑप्शन किस में थे आप? 1 नंबर या 2 नंबर, ऐसे करके बताओ। 2 नंबर सभी लोग। नहीं देखो, आजकल एसओजी मुस्तैद है, सच बता देना, नहीं तो। हाँ, समझ रहे ना आप बातों को? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन अपने आप में लक्ष्य थोड़ी है भाई। मैं कहूं कि मैंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया हूं, उत्तेजित हो गया हूं, खूंखार हो गया हूं, बस अब कार्य करके ही रहूंगा मैं, अब चैन नहीं लेऊंगा, मैं अब कार्य करने के लिए तैयार हूं। हाँ, चरा सही कह रहा है। मोटिवेट होता ना आदमी, मोटिवेट, तब बस वो एक ही सोचता है कि बस अब चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, बस अब मोटिवेट है। मैं मोटिवेट हूं, मेरा लक्ष्य यही है क्या? टारगेट तो क्या है? मैं जिस कार्य के लिए मोटिवेट हुआ हूं ना, वो कार्य करना, वो टारगेट है मेरा। मोटिवेशन तो एक साधन है,
जो आपको उस कार्य तक पहुंचाएगी, उस लक्ष्य तक लेकर जाएगा। ध्यान रह जाएगा। तो 2-4 लोगों तुम ध्यान रखो। लिखो अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अच्छा, अभिप्रेरणा बाह्य अवस्था है कि आंतरिक अवस्था है? आंतरिक है। लिख लो, अभिप्रेरणा आंतरिक बल है। आंतरिक बल है। अच्छा, एक बात बताओ, अभिप्रेरणा शुरू कैसे होती है? मोटिवेशन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे अलग अलग चीजों की चर्चा की थी ना हमने, जैसे अधिगम स्टेपों की चर्चा की थी ना, वैसे मैं अभिप्रेरणा की भी बताऊंगा। ये जो अब मोटिवेशन हुए हैं ना, उस मोटिवेशन के पूरे स्टेप बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे हम मोटिवेट होते हैं। देखिए, सोच के देखिए, बिना आवश्यकता के हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। बिना नीड के हम मोटिवेट नहीं होते हैं। जब तक हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे मान लीजिए खाने की आवश्यकता हुई है तो हम खाने के लिए क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। पढ़ने की आवश्यकता हुई है तो पढ़ने के लिए क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। लिखो, आपने लिखा है आंतरिक अवस्था है, आंतरिक बल है। लिख लो, लिखो ये काल्पनिक अवस्था है, ऐसे भी लिख लो, ये एक काल्पनिक अवस्था है। दिखाई देती है क्या? कैसी अवस्था है? अमूर्त। लिख लो, ये एक अमूर्त अवस्था है। अमूर्त अवस्था है। क्या बताया था मैंने अभी अभी आपको? आवश्यकता। लिखो, अभिप्रेरणा की जननी आवश्यकता है। अभिप्रेरणा की जननी आवश्यकता केवल आविष्कार की जननी नहीं है, अभिप्रेरणा की भी है। क्योंकि जब हमें जरूरत हुई ना, तो हम कार्य करने के लिए मोटिवेट हुए और हमने क्या कर डाले? आविष्कार कर डाले। हो गया? अच्छा, मुझे बताओ, अधिगम के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि नहीं है प्रेरणा? अधिगम के लिए लिख लो, अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का कौन सा मार्ग है? लिखो, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, ओब्लिक, ओब्लिक लगा के लिखते जाओ, स्वर्ण पथ, स्वर्ण पथ, ओब्लिक आत्मा, ओब्लिक हृदय, क्या लिखा है? अभिप्रेरणा अधिगम का है, ऐसे लिख लो, है। समझ गए ना? अधिगम के लिए सब कुछ क्या है? अधिगम के लिए, अधिगम के लिए पति, देवर, जेठ, ससुर, सब कुछ क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसलिए आप ध्यान रखो, अपने आप को क्या रखना है? मोटिवेट। एक ही तरीका है आपको नौकरी लगने का, और वो क्या है? मोटिवेशन है। अच्छा, अभिप्रेरणा को माप सकते हैं क्या हम किसी में? कि भाई 3 किलो और 5 इंच और 6 मीटर
अभिप्रेरित हो चुका है, नहीं माप सकते ना। अनुमानित प्रक्रिया है, अनुमान तो लगा सकते हैं ना। लिखो अभिप्रेरणा एक अनुमानित प्रक्रिया है कि यार वो बहुत मोटिवेट है पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ाई के अलावा दूसरी बात करता ही नहीं है। अभिप्रेरणा एक अनुमानित प्रक्रिया है, अनुमानित प्रक्रिया है। हो गया। अच्छा और बताओ मुझे, एक यदि सवाल के रूप में भी पूछूं आपको मैं, तो अभिप्रेरित व्यवहार, बालक एक बार अभिप्रेरित हो गया, उस अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? कंटिन्यूस। क्या वो रुकेगा जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक? यदि अभिप्रेरित हो गया ना, उसके बाद वो जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक रुकेगा नहीं। अब आप ये मत कहना कि नींद ही नहीं लेगा, मतलब वो कार्य लक्ष्य नहीं मिलेगा, सामान्य कार्य तो करेगा लेकिन वो जब तक उस कार्य से हटेगा नहीं। लिखो अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरित व्यवहार में क्या पाई जाती है? निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता पाई जाती है। हो गया। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो। अभिप्रेरित व्यवहार केवल चयनात्मक क्रियाएं करता है, या दो कथन बोल रहा हूं, या अभिप्रेरित व्यवहार समस्त क्रियाएं करता है? दोनों में से एक सही है, बताओ देखिए। कितने लोग चयनात्मक को मानते हैं, कितने लोग समस्त को मानते हैं? समस्त क्रियाएं करना मतलब गधा पचाई करना, चयनात्मक क्रियाएं करना मतलब स्मार्ट स्टडी करना। केवल वही कार्य करता है जो उसको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग दे। बीच में बुआ जी के फूफा जी ने बुला लिया, नहीं जाएगा। दोस्त की शादी होगी, नहीं जाएगा। दोस्त से मिलने नहीं जाएगा, घूमने नहीं जाएगा, आलतू फालतू में गांव नहीं जाएगा, टाइम पास नहीं करेगा, रील्स नहीं देखेगा। यह कार्य नहीं करता है। कौन से करता है? चयनात्मक, जो उसे लक्ष्य तक आगे बढ़ाए। लिखो अभिप्रेरित व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है, चयनात्मक क्रियाएं करता है। अगला लिखो अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं है। अभिप्रेरणा साधन मतलब रास्ता, साध्य नहीं है। साध्य यानी लक्ष्य। हो गया। अच्छा अभिप्रेरणा से व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं देता है? आप जैसे मैं एक बात बताऊं, अभी अभी वैकेंसी आ जाए आपके सामने, विज्ञप्ति आई है अभी अभी, बताओ एक विशेष प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जाते ही पढ़ने लग जाओगे। लिखो अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है। अच्छा काल्पनिक अवस्था हो गई, चयनात्मक क्रियाएं हो ही गई, और तो फिर क्या बच गया? कर लेंगे आराम से। अभिप्रेरणा में पूछा जाएगा कौन सी विशेषता नहीं है, उस जगह करना। अच्छा अभिप्रेरणा उद्देश्य आधारित होता है कि उद्देश्य विहीन होता है? अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित होता है क्या? लक्ष्य निर्देशित मतलब अभिप्रेरित व्यक्ति को निर्देश कौन देता है? लक्ष्य देता है कि मुझ तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर चल, वो वहीं जाता है, साइड में नहीं जाता है। लिखो अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित होता है।
एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। हो गया ना? अब इतने ही है ना, 2-4 जगह छोड़ देना आप, कभी याद आए जीवन में, कभी कोई विशेषता आए सामने तो लिखते रहना, और नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी कल अभिप्रेरणा के चरण और अभिप्रेरणा कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाओ लाओ, दे दो हैं। अरे हिलोरा तो मजा आता है मुझे, हिलोरे में तो प्रश्न में दिक्कत आती है, कहीं मुझे प्रश्न का जवाब आए कि नहीं आए। हाँ। अरे ये किसने भेजा भाई? हाँ सर, सबसे अच्छी पशु परिचर की नौकरी है। लोग आपको डॉक्टर साहब कहेंगे, और सुबह 8 बजे जाओ और 2 बजे छुट्टी, और शनिवार और रविवार की भी छुट्टी। मैं तो खुद अभी सोच रहा, ये किसने लिखा है बता तो बोले। ये मैं तो खुद अभी सोच रहा था कि यार मैंने धंधा गलत चूज कर लिया यार, मुझे भी पशु परिचर होना चाहिए था। आराम से भेड़ बकरियां चराते, मजे से बैठे रहते, कम से कम लुगाई टिप्पण लेके तो आती।